हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है जो किस चीज पे बेस्ड है कि व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज वैल्यू एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन टर्निंग अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ये हर चीज हमने कवर कर ली है। आप जल्दी से उस वीडियो को देखिए आ सकते हो। ओके तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले जो वो टॉपिक जो मैंने लास्ट में छोड़ा था वो ये कि हम लोग भी रिसोर्स हैं। वी पीपल आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स, बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी पीपल आर रिसोर्सेज? हम कैसे रिसोर्स हैं? हम लोग, हम इंसान हमारे नॉलेज एंड स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। देखिए पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ। इट इज द आइडियाज, नॉलेज एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ऑफ द पीपल दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज एक ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट एक रिसोर्स है। हम मान लेते हैं विंड। मैं आपको विंड का, एयर का और सनलाइट, ये तीनों का एग्जांपल देती हूँ। ये तीनों हमारे नेचर में प्रेजेंट है और ये तीनों जो है हमारे लिए रिसोर्स कंसिडर किए जाते हैं। इन तीनों की वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक में नहीं आती, मतलब वो इकोनॉमिकल नहीं है इनकी वैल्यू, बट फिर भी रिसोर्स है क्योंकि सनलाइट की भी हमें जरूरत रहती है, वाटर की भी और एयर की भी। अब यहाँ पे देखना, ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी किसका यूज करके? अपनी स्किल, अपनी डिस्कवरीज, अपनी इन्वेंशन, अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च, अपनी ये सारी पढ़ाई को यूज करके वो इन रिसोर्सेज को और कह सकते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी अभी तक रिसोर्स है ही। हम सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर, एयर का यूज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बट वो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब यहाँ देखिए, आप सबने कहीं ना कहीं सोलार एनर्जी के बारे में सुना होगा। आज सोलार एनर्जी का जो है बहुत यूज किया जा रहा है क्योंकि लोग क्या है ना, एक तरीके से चेंज कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को। हम पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज करते थे। अब क्या होता है कि उस चीज को और फिजिबल बनाने के लिए, उस चीज को और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लोगों ने सोलार एनर्जी पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। वो अपने रूफ टॉप पे सोलार पैनल्स लगाने लग गए, जिससे वो क्या करते हैं कि वो सन की रेस को जो है अपने टुवर्ड्स जो वो पैनल पे आती है सन की रेस, उनको कन्वर्ट करके, उस सन की रेस को कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आप एक नेचुरल रिसोर्स को, एक सन की रेस को आपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया, और जो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वो आपके उस सन की रेस की वजह से चल रही है। कभी आप देखना है, ट्राई करना, आप जब धूप में ऐसे, पता नहीं यार, मैंने कहीं इंस्टाग्राम रील पे देखा था कि किसी ने बाहर धूप में एक पैन में अंडा रखा और वो इतना टेम्परेचर था बाहर धूप में कि वो अंडा पूरा ऑमलेट बन गया, पिघल, मतलब पूरा ऐसे। एक होता ना कि आप अंडे को तोड़ते हो तो उसका जो यॉक होता है, अब वो, मतलब इतनी धूप की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, गैस चालू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली पैन रखा और धूप की वजह से वो ऑमलेट बन गया। आपने क्या किया, मतलब मैं सोलार पैनल की बात कर रही हूँ, ह्यूमन बींग्स ने ऐसा डिजाइन किया कि उस सन की जो है, उस सन की रेस को हम और कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सोलार एनर्जी वाला जो है ये इन्वेंशन ला दिया। अब विंड मिल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है, विंड एनर्जी है, ठीक है। अब विंड एनर्जी क्या चीज होती है, हमारे पास इतना तो पता है कि हवा, विंड बहुत सारी जनरेट होती है, ठीक है। विंड और एयर डिफरेंट है। अब जो विंड है वो फास्ट मूविंग एयर है। अब उसका उन्होंने क्या किया, लोगों ने उस विंड को यूज करके, क्योंकि वो फास्ट मूविंग एयर है, उसको यूज करके उन्होंने विंड एनर्जी क्रिएट करी और विंड मिल सेटअप करे। वैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंसेप्ट है कि जब जो डैम्स में से फास्ट फ्लोइंग वाटर गिरता है इतने हाइट से, इतने एल्टीट्यूड से, उस पानी को उन लोगों ने, मतलब हम सभी ह्यूमन बींग्स ने जो ये क्रिएट कर रहे हैं, हम में से वो लोग हैं जिन्होंने इन्वेंशन किया है। तो पीपल आर कंसिडर्ड टू बी एज अ रिसोर्स, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल का यूज किया, नॉलेज का यूज किया और साथ ही में अपनी एक्सपीरियंस, पढ़ाई, रिसर्च कह लो, बहुत सारी चीजों का यूज करके एक रिसोर्स को मल्टीप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया, वाटर, मतलब फास्ट फ्लोइंग वाटर को, जो कभी तक रिसोर्स था ही, उसको और कह सकते हैं बेटर तरीके से
यूज करवाना सिखाया कि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हो। तो जैसे हमने सन से सोलर एनर्जी वाला किया, विंड से विंड एनर्जी किया, और वैसे ही हमने वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो ये सारी जो चीजें हैं मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इन सारी चीजों से हमें यही पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स देमसेल्व्स। बिकॉज अगर ह्यूमन बींग्स अपने खुद की स्किल, अपने खुद के कह सकते हैं टैलेंट का और अपने खुद के नॉलेज का अगर यूज नहीं करेंगे तो कोई रिसोर्स, कोई डिस्कवरी होगा ही नहीं। अब सबसे पहले जिसने कह सकते हैं फायर को डिस्कवर किया, अब हंटर गैदरर्स की बात करते हैं, तो उन्होंने जाना, ये सीखा कि फायर जो है वो एनिमल्स को दूर भगाने में काम आ सकता है। सबसे पहली बार फायर एज अ कुकिंग यूज होके नहीं आया था, ठीक है। फायर का यूज एज कुकिंग टाइम के साथ हुआ। आप समझ रहे हो टाइम का इतना बड़ा रोल है। तो लोगों ने सबसे पहले इसको ऐसे यूज किया, अच्छा ये तो लाइट जनरेट कर रहा है, फायर जो है एनिमल्स को भगा सकता है हमसे दूर। अच्छा, फायर का हम यूज करके जो है एनिमल को मार दिया, उसके हम मीट को रोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हंटर गैदरर्स ने उसे एज अ कुकिंग की तरह यूज किया और आज आप देख सकते हो फायर के कितने यूजेस है। वैसे ही व्हील की बात करें तो जो व्हील है वो किसी ने सबसे पहले उससे कार इन्वेंट नहीं कर दी। व्हील का धीरे धीरे जो है इन्वेंशन है एक लेवल पे बढ़ा कि उसको जो है नॉर्मल पहले कार्ट व्हील्स इन सब में यूज किया जाता था, ठीक है। अब व्हील का यूज करके अब व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीजें बन रही है। तो ये सब चीजों से हम क्या देखते हैं, विथ टाइम एंड विथ टेक्नोलॉजी एंड विद द स्किल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, विद द स्किल नॉलेज ऑफ दिस पीपल, यू कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। तो मैं यही कहना चाहती थी और यही मैंने इस पूरे स्लाइड में लिखा है। अगर आप चाहो तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं एक मिनट में इसको पूरा पढ़ भी देती हूँ कि it is the ideas, knowledge, inventions and discoveries of people that lead to the creation of more resources. Each invention and discovery lead to the creation of more resources. Discovery of fire, it led to the practice of cooking and other processes in future with time, as well as invention of wheel resulted in development of newer modes of transport, जिसमें हम मेट्रो, बस, ऑटो रिक्शा ये सब चीजें देखते हैं। साथ ही में टेक्नोलॉजी was also used to create hydroelectricity। अब जैसे इधर इन सब में हमने यही देखा कि टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ह्यूमन बींग्स, उनकी स्किल्स ने एक सब्सटेंस को या फिर कह लो एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स को और वैल्यूएबल बना दिया, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बना दिया, या एक बेहतर रिसोर्स बना दिया, या उस रिसोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारी चीजें आप पढ़िए। तो आगे इस वीडियो में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्स के बारे में, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, ठीक है। 3 रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इस वीडियो में सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। रिसोर्सेज यहाँ पे मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, they are those resources that are drawn from nature and used without much modification, इसलिए उसका नाम नेचुरल रिसोर्स है। बट यहाँ पे चीज ध्यान रखना, इसमें लिखा गया है कि वो चीजें जो नेचर के द्वारा हमें मिली है, वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर के थ्रू मिली है और वो हम यूज करते हैं, बट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि नेचर से जैसे डायरेक्ट जो रॉ फॉर्म में मिला वही हम यूज कर रहे हैं। कुछ केसेस में हम एग्जैक्टली जो नेचर से मिला है वो हम यूज करते हैं, और कुछ केसेस में हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि हम उसका बेस्ट पॉसिबल यूजेज कर सके। अब आगे देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, इसमें कौन से एग्जाम्पल आगे जो आप एग्जाम में भी लिखोगे, एयर वी ब्रीथ, वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स, the soil, minerals and all are called as natural resources. These are the example of natural resources. We use soil. Okay, अब soil हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो soil पे ही तो जो है crops grow हो रहे हैं ना। हम जो सांस ले रहे हैं हम वो एयर के थ्रू ही तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। हम पानी जो पी रहे हैं, ठीक है, पानी रिवर्स लेक से प्योरीफाई होके हमारे घर पे आ रहा है। तो मतलब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो
कुछ कुछ केसेस में हम डायरेक्टली जो है नेचर से वो रिसोर्स यूज करते हैं। अब कैसे, गांव में क्या होता है कि जैसे वो तालाब के आसपास जो है औरतें कपड़े धोती है, फिर जो है अपने स्नान करना, हर चीज वो तालाब में होता है। तो वो लोग ये नहीं करते कि उस पानी को चेंज कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उसी में जो है वो अपनी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो मतलब एकदम नेचुरल कह सकते हैं, नेचर से मिला, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, उसको रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। बट सेकंड एग्जांपल देती हूँ, सॉइल का भी यही है। सॉइल में जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो कभी कभी फार्मर्स सॉइल में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और कह दो कि बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं ताकि वो जो क्रॉप्स है वो बहुत बेहतर तरीके से और क्वांटिटी से और क्वालिटी से उग सके। कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स जो प्रीवियस क्रॉप्स उगाते हैं ना, जैसे सॉइल में कुछ भी ऐड नहीं करते, तब क्रॉप्स जो है इतने खिलके नहीं आते, मतलब उनको या तो पेस्ट लग जाते हैं तो वो ऐसे खराब हो जाते हैं, तो फार्मर्स का नुकसान हो जाता है। तो आज अधिकतर यही फार्मर्स करते हैं कि वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड ये सब मिला देते हैं ताकि उनकी फसल खराब ना हो और यही क्रॉप्स उग के हमें मिलती है। तो ये है तो केमिकल, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात केमिकल और ये सब नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सॉइल को उन्होंने मॉडिफाई किया। एक तो है कि सॉइल अपने नेचुरल फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे हैं, और एक आपने क्या किया, सॉइल को मॉडिफाई कर दिया, सॉइल का टेक्सचर थोड़ा सा बदल गया क्योंकि आपने सॉइल में चीजें ऐड करी है। ठीक है, और वही चीज अगर आप नेचुरल सॉइल में, सॉइल नेचुरली अगर आप कुछ और मैन्योर ऐड करते हो तो भी आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है, ये एक एग्जांपल आप याद रखना जो मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ तो मैंने आपको बता दिया। मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। वैसे तो नेचुरल रिसोर्स जो है अब जिस वे में है वही बहुत हमारे लिए कह सकते हैं बेस्ट है, लेकिन ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहां पे जो है लोगों को उनको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अब एक और आप इसमें चीज याद रखना, जब लैंड, मतलब आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पता होगा शायद, तो लोग पहले क्या करते थे कि पेड़ होते थे ना, तो वो पेड़ों से चीजें लेते थे और उनको कभी एग्रीकल्चर का इतना ध्यान में आया नहीं। फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उन्होंने जिस लैंड पर, पहले उनका लैंड का क्या पर्पस था कि लैंड पे फॉरेस्ट में ये ट्रीज उगे हैं तो ट्री उनको जो भी है उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, फिर वो ट्रीज को वो क्लियर करते थे और उस लैंड का वो क्या करते थे, यूज करते थे एग्रीकल्चर के लिए। तो मतलब पहले जिस लैंड पे बड़े बड़े पेड़ उग रहे थे उसको कट डाउन करके फिर वो उस पर क्रॉप्स उगाते थे। तो ये एक अलग एग्जांपल है कि जहां आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों और अपने यूजेज के हिसाब से आप जो है रिसोर्स का यूज कर रहे हो, मतलब आप अपने रिसोर्स को शिफ्ट कर रहे हो। वो लैंड ही रिसोर्स है, बट पहले क्या था कि वो ट्रीज उग रहे थे वहां पे, बट फिर अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगा। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आप याद रख सकते हो, बट यहाँ पे आप सॉइल वाला एग्जांपल याद रखना कि सॉइल को मॉडिफाई किया जाता है। अब देखो यार, एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एग्जांपल कम है। अगर वाटर जो है वाटर बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, गाँव में अब क्या करने लग गए, जैसे आप सभी को पता है गाँव में और बहुत सारी जगहों पे वेल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं। एक सर्टन, एक कह सकते हैं लॉजिक लगा के ही किया है ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उनको इजीली ऊपर मिल सके, क्योंकि वो बार बार थोड़ी ना कि जमीन पे खोदेंगे और पानी निकालेंगे। तो इस तरीके से पानी जिस फॉर्म में प्रेजेंट था आपने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके वेल में यूज करने लग गए, फिर वैसे ही ट्यूब वेल्स आ गए, कैनल्स आ गए। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि है तो वो नेचुरल रिसोर्स ही, बट आपने थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि आप उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप्स है। ठीक है, ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो टाइप्स है, एक है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल का मतलब ही होता है कि जो रिन्यू किया जा सके। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड, दैट कैन बी रिन्यूड। और अगर आप नाम को तोड़ो तो आपको ये जो रिन्यू वर्ड है ना उससे पता चल जाएगा कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, और वैसे ही नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि नॉन आ गया रिन्यू के आगे, तो मतलब दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड इजीली। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक बार खत्म हो गए तो मतलब हो ही गए, वो किए जा सकते हैं रिन्यूड, लेकिन एक स्मॉलर पेस पे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब देखो,
इसमें क्या लिखा है कि दे आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली। ओके, फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको एग्जाम में लिखना है। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. अब solar and wind energy, these are two types of energies which are generated by sun and wind respectively. Solar energy कैसे generate होगी, मैंने आपको previous video में ही बताया था अच्छे से कि solar energy is generated by the heat of the sun. You just have to establish solar panels, एंड सोलार पैनल्स में जो सेल्स होते हैं वो सन की रेस को जो है कैच करते हैं, उसके बाद उस हीट से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अभी घरों में जो लाइट आ रही है और जो पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, जो सोलार एनर्जी से क्या एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरे घर में सप्लाई होगी। ठीक है, जहां हमने सोलार पैनल लगाया है। तो गवर्नमेंट तो चाहते हैं कि सबके घरों में सोलार पैनल हो, बिकॉज इट इज अ मच इको फ्रेंडली एंड एन ईजियर वे टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी और आप एक कह सकते हो एक इको फ्रेंडली कदम ले रहे हो। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ही एनर्जीज जो है कभी खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज सन रोज आता है, सन की हीट हमें रोज मिल रही है जब से आप पैदा हुए हो। ऐसा है कि आज सन नहीं आया, नहीं, आज तो सुबह सुबह रात जैसा फीलिंग हो रहा था, नहीं होता। ठीक है, समर विंटर में उनकी इंटेंसिटी बदल जाती है, बट सन हमें रोज दिखता है, सन की इंटेंसिटी हीट हमें रोज फील होती है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप इसे एग्जाम में भी लिखो, और ये दो तो एग्जाम में लिख के ही आना, क्योंकि यही है टॉप मोस्ट एग्जाम्पल में किसके, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के। आगे बढ़ते हैं। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. मैंने कहा था कि there are some resources which can be used unlimited and which are not affected by human activities or which are not affected by human interference. तो उसमें आएंगे सोलार एंड विंड एनर्जी। बट रिन्यूएबल रिसोर्स में भी, जो मैं आगे नेचुरल रिसोर्स की बात करूंगी, जरूरी नहीं वो सब ही जो है अनलिमिटेड तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी रिन्यूएबल रिसोर्स में विंड और सोलार एनर्जी की बात करी, तो वैसे अगर मैं वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट की बात करूं तो ये भी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड तरीके से यूज नहीं किए जा सकते। इनका जो यूजेज है वो एकदम कह सकते हैं अनलिमिटेड नहीं है, उनको बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है। आज आपको पता है फॉरेस्ट को लेके कितने ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं आजकल, मोस्टली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है। आपको तो पता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्राइसिस आ रहे हैं, पेड़ों को काट के वो क्या उस लैंड को हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटल करने में यूज किया जा रहा है, तो पेड़ों को काट दिया जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अनलिमिटेड फॉरेस्ट है। हाँ, पेड़ उगते भी हैं, लेकिन उन्हें उगा कौन रहा है, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, मोस्टली सिटी में रहने वाले लोग धीरे धीरे पेड़ों को शिफ्ट करते करते अपनी जगह बनाए जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया। और वाटर, भलाई हमारी अर्थ जो है, हमारा अर्थ इतना ज्यादा, कितना 75% जो है हमारे अर्थ में पानी है, पर वो 75% में से कुछ लगभग 1% जितना ही फ्रेश वाटर है। ठीक है, और वो 1% जितना फ्रेश वाटर में से भी कुछ कह लो, मुझे एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता, बट उसमें से भी थोड़ा ही है जो ह्यूमन को मिल रहा है, ह्यूमन बींग्स को अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू, और साथ में ग्लेशियर्स जब पिघल जाते हैं उसके थ्रू उनको जो पानी मिल रहा है वही हमारे लिए फिट है फॉर कंजम्पशन। तो आप ये सोचो, भलाई वाटर जो कह सकते हैं हमारे अर्थ को आधा जो है ना, आधे से ज्यादा हिस्सा हमारा पानी से भरा हुआ है ना अर्थ में, हम वो सारा नहीं पी सकते, हम वो सारा हमारे खुद के यूजेज के लिए नहीं ले सकते। तो वाटर भी अनलिमिटेड नहीं है और फॉरेस्ट भी अनलिमिटेड नहीं है और सॉइल भी अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि सॉइल और लैंड बहुत सी जगह पे बैरन है। हम हर जगह की सॉइल नहीं यूज कर सकते एग्रीकल्चर के लिए कि भाई अच्छा ये सॉइल, अच्छा यहीं पे क्रॉप्स उगा लो। सॉइल जो है बहुत सिलेक्टिव होती है, और आज एग्रीकल्चर में भी इशू किस चीज का आ रहा है, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी दिन बर दिन डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उसकी वजह से लैंड सॉइल क्वालिटी बिगड़ रही है। तो अब ये मत सोचो कि हर एक नेचुरल रिसोर्स जो मैंने आपको रिन्यूएबल में पढ़ाया वो अनलिमिटेड है। इसमें भी दो टाइप है, एक तो जो मैंने आपको सोलार और विंड एनर्जी वाला बताया, वो दो ऐसे हैं जो अनलिमिटेड तरीके से यूज किया जा सकता है विदाउट एनी ह्यूमन कह सकते हैं एक्टिविटीज, विदाउट एनी इंटरफेरेंस और विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स उसे कितना ही एक्स्ट्रा यूज कर ले और अनडिस्क्रिमिनेटेड तरीके से यूज कर ले, तो भी वो खत्म नहीं होने वाला। और वैसे ही जब हम दूसरे की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं,
तो उसमें क्या है कि वो एक तरीके से लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि वो जितना भी अभी बचा है वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत एक लिमिटेड ही है। तभी बोलते हैं कि इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है उसे यूज कर पाए। तो यही था रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में। ओके, एंड वाटर में भी मैंने आपको जैसे समझा दिया कि वाटर में भी हर जगह पानी होता है, पर क्या आप हर जगह का पानी पी सकते हो? there is this thing which is called potable water. Okay, that is the water which is fit for consumption, which we can drink. आज अगर किसी भी तरीके का पानी पी लेते तो आपको डायरिया कोलेरा जैसी बीमारियां हो जाती, ठीक है, बट कहीं कहीं जगह पे बच्चे जब पी लेते हैं तो उनके बहुत केसेस होते हैं हर साल। नॉन रिन्यूएबल में क्या है कि दे आर दोज रिसोर्सेज, अब यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट रब करने के बाद लिख दूंगी, दे आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed and replenished. इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम का। जैसे यहाँ पे किसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सोलर एंड विंड एनर्जी का, वैसे इधर कौन सा एग्जांपल आएगा, इधर आएगा कोल एंड पेट्रोलियम का। वो कैसे कि इनका लिमिटेड स्टॉक है। अगर आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखो जहां पे कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्मेशन बताया जा रहा है तो उस प्रोसेस को मिलियन ईयर्स लगते हैं। आज हम जो पेट्रोल जो माइनिंग करके निकाला जा रहा है ना, पेट्रोल जो हम भरवाते हैं रोज जा जाके, अगर आप व्हीकल यूज करते हो, मुझे लगता है मोस्टली अब लोगों ने व्हीकल यूज करना शुरू कर दिया, पेट्रोल भरवाते हो। अगर आप नहीं भी यूज करते तो इट्स गुड, बट आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है, कितनी गाड़ियां जो है भीड़ लगी रहती है वहां पे पेट्रोल पंप पे। वो पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? वो हमें कहीं मिल रहा है दुकान में, पेड़ से आ रहा है? नहीं, वो जमीन को खोदने से हमें वो पेट्रोल मिल रहा है, वो पेट्रोल कोल ये सारी चीजें, और उसी पे गाड़ियां चलती है। तो वो है ना अनलिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि उस एक पर्टिकुलर चीज को बनने में मिलियन ईयर्स लगे तो जाके वो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट का बना है। फॉसिल फ्यूल से बनता है ये पेट्रोल और कोल। जब कई साल पहले जो जानवर और जो मर गए थे उनकी जो डेड बॉडीज हमारे ग्राउंड में जाके नीचे सेटल हो गई थी, तो उनके जो रिमेन्स बचे, ठीक है, उनके जो रिमेन्स बचे, धीरे धीरे उन पे जो लेयर्स बनती गई, और इसमें ना एक्वेटिक एनिमल्स भी आ गए। इसमें सारे वो एनिमल्स आ गए जो जैसे जो वाटर में रहते थे और बाकी जो एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते थे, और जिनकी कह सकते हैं मर जाने के बाद डेड बॉडी में जो रिमेन्स बचता है ना, उस पर ईयर बाय ईयर जो लेयर बनती जाती है, और काफी सालों के बाद वहां पे पेट्रोल फॉर्म होने लग जाता है। तो ये जो खोद के पेट्रोल निकाला जाता है ना, वही हम यूज करते हैं, ठीक है। और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। और यहाँ पे वर्ड याद रखना, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है कि इट इज कंसिडर्ड एज अनलिमिटेड, इट इज कंसिडर्ड एज अ लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड। और अगर ये स्टॉक एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो इसको करीबन 1000 साल लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा, डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को तो सोच समझ के यूज करना ही चाहिए। बट आपको पता है आज के टाइम पे जैसे गाड़ियां, लोग हर किसी के पास गाड़ी होती है, किसी के पास नहीं होती है, ये आप सोचो। और दूसरा क्या कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरीके से ये वाली जो चीज़ है पेट्रोल डीजल वाली चीज़ को बचा रहा है, और ये आपको थोड़ा सा इको फ्रेंडली भी पड़ेगा। साथ में आपको ही प्रॉफिट, अगर आप एक बार उसको ले लो, आपको फिर बैटरी, आपका पेट्रोल का कॉस्ट बच गया ना, वही चीज़ है। तो आगे देखते हैं इन दोनों में क्या है। ओके, तो जो मैंने आपको भी समझाया था बस वो रिटर्न फॉर्म में देख लो एक बार। नॉन रिन्यूएबल पे थे अपन, ठीक है, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नाउ इट टेक्स मोर देन 1000 years टू गेट रिप्लेनिश, जैसे मैंने कहा था। एंड नाउ सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, सच रिसोर्स आर कॉल्ड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे कि अच्छा मैम 1000 years, तो 1000 years लगने के बाद तो वो रिसोर्स हमें मिल रहे हैं ना, बट तो फिर इसको नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा? मतलब ये फिर से रिन्यू तो हो रहा है, भले ही 1000 years लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे याद करने वाली ये बात है कि तब तक आप जीने वाले हो, तब तक आप जीने वाले, आपके बच्चे भी नहीं जीने वाले। अब क्योंकि ये इतना जो अमाउंट है, इतना जो टाइम लग रहा है, तब तक आप जीने ही नहीं वाले, आपके ह्यूमन लाइफ में ये आता ही नहीं है ये टाइम। उसके बाद जाके वो रिसोर्स रिप्लेनिश होगा, तब तक आप तो रहोगे नहीं। तो फिर जब आप रहोगे ही नहीं तो ये आपके होने के बाद रिन्यू होगा, तो फिर ये कहाँ से रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ? फिर तो ये नॉन रिन्यूएबल ही हो ना, क्योंकि आप जिंदा नहीं हो तो कौन इस रिसोर्स को यूज करेगा, है ना, ये याद रखना, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसमें आ गए थे। चलो फिर ये जो मैंने कहा था रिन्यूएबल में लास्ट पॉइंट, वो मैं लिखना भूल गई थी, स्पेस नहीं थी, अब लिख देती हूँ।
बट शॉर्टेज इन ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम। जैसे मैंने वाटर का कहा था, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा डिसकंटिन्यू वे में मैंने लिखा है, बट एक्चुअली मुझे आपको एज अ डिफ्रेंशिएट करके बताना था कि दोनों को साथ साथ में से पढ़ना है। तो आप जब वो पहले वाले लिखे उसके बाद उसी में कंटिन्यू करके लिख देना कि वाटर, मैंने कहा था भला ही बहुत अमाउंट में हमारे साथ प्रेजेंट है, लेकिन बहुत जगह पे नेचुरल वाटर रिसोर्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। बहुत सारे एरिया में तो पानी की इतनी समस्या है, आपको अच्छे से पानी मिलता है, आपके टैप में 24/7 वाटर आता है, लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पानी मिलता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके गाँव में जो है कुएं भी सूख जाते हैं। तो वहां पे उन्हीं को पता है पानी की कितनी समस्या होती है, उनको सबसे ज्यादा पानी की कीमत भी पता है। हमें तो कभी कभी पानी का पता भी नहीं चलता, हम ब्रश कर रहे होते हैं, पानी खुला रखा खुला रह जाता है। तो वाटर सोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई जगह पे अच्छा है, कई जगह पे कम आता है। तो भाई वाटर तो वाटर साइकिल से जनरेट तो होता ही रहता है, तो वो रिन्यूएबल तो है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है। वो एक टाइम के बाद लिमिटेड कब हो जाएगा, जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी और जब लोगों के पास सच में पानी पीने को नहीं बचेगा, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पानी को। समझ आ रहा है? वाटर साइकिल से तो वाटर जनरेट होता ही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि कहीं जगह पे जो है वाटर लोगों को मिलता है पर कहीं जगह पे नहीं मिलता, तो वो शॉर्टेज ऑफ वाटर तो हमेशा आपको देखने ही मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पे जो है ग्लॉसरी में लिखा है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस। मतलब अभी हमारे पास कितना प्रेजेंट स्टॉक है रिसोर्सेज का, तो उसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास कितने सोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास सॉरी कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। स्टॉक मतलब अभी हमारे पास कितना स्टॉक है, ठीक है, वो चीज। अब आगे एक लास्ट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये कहना चाहती हूँ कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। हम बोलते हैं ना कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो हर अलग अलग जगह पे मिलेंगे आपको। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोल, पेट्रोलियम और बाकी के क्रॉप्स और हर चीज़ एक ही जगह पे मिलेंगे, ये अलग अलग जगह फैले हुए हैं। आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश साइड आपको जो माइनिंग का ज़्यादा दिखेगा। आज हम गुजरात की बात करते हैं तो हमारी ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल पे क्या उगाया जा सकता है? कॉटन उगाया जा सकता है, ठीक है। तो हर एक जगह के टेरेन, टेरेन मतलब लैंड फॉर्म, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे हिल है, कहीं पे माउंटेन है। तो टेरेन और एल्टीट्यूड और साथ में क्लाइमेट पे, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे कंट्री में क्लाइमेट इवन नहीं है, कहीं पे एक्सट्रीम है, कहीं पे टेम्परेट, कहीं पे मॉडरेट। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए यही बताऊंगी कि हमारा जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से जो है कितना हाइट है, ठीक है, लैंड का, तो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, टेरेन पे डिपेंड करता है। तो तभी जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, कि कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ये क्रॉप उगाए जाते हैं तो कहीं पे नहीं उगाए जाते, वो इसीलिए बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आंसर देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत डिफर करती है, कहीं पे एल्टीट्यूड का मेजरमेंट अलग है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन है। तो जब हमारे ये तीनों फैक्टर्स इतने डिफर करते हैं तो फिर हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफर करेगा। समझ आ गया? यही था इस वीडियो लेक्चर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्ती कीजिए, पढ़िए और बाय।